हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे थोड़ा पॉलन ग्रेन्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इससे पहले हम इस चैप्टर की 2 वीडियोस बना चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमने फ्लावर का डायग्राम है और एंथर कट सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। एनसीईआरटी इंतहाई खूबसूरत एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई। उसी डायग्राम से शुरू करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी को। हमारी इससे पहले बात हो चुकी है। अगर हम एंथर को कट करके देखते हैं तो उसमें हमें 4 लेयर नज़र आती हैं यंग एंथर में। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम और सबसे अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि माइक्रोस्पोर एंजाइम में मौजूद होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड दे अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। मियोसिस से 1 से 4 सेल ही बनते हैं। क्योंकि वो 4 माइक्रोस्पोर एक साथ बनते हैं इसलिए इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोला जाता है, और इसमें हर एक माइक्रोस्पोर फिर कन्वर्ट हो जाता है पॉलन ग्रेन में। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ नीचे डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है कि स्टेजेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पॉलन ग्रेन। यानी एनसीईआरटी के हिसाब से ये एक माइक्रोस्पोर हुआ, माइक्रोस्पोर, और ये हुआ एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन। वैसे मैच्योर पॉलन ग्रेन को इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है, उसके बारे में बाद में बात होगी। पहले हम इस टॉपिक के हिसाब से इसे कवर कर लेते हैं। माइक्रोस्पोर को आप देख सकते हैं कि इसके बाहर 2 वॉल हैं और बाद में पॉलन ग्रेन्स के बाहर भी 2 वॉल नज़र आ रही हैं। यहाँ एनसीईआरटी बात बताई गई है कि पॉलन ग्रेन्स की 2 वॉल की लेयर होती है। आउटर लेयर इसमें कहलाती है एक्साइन। द आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज एक्साइन एंड द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज इंटाइन। आउटर वॉल कहलाती है एक्साइन और इनर वॉल कहलाती है इंटाइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं होता, डेग्रेड नहीं होता। तो एक्साइन बनी हुई है किससे? स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन से बहुत बार ये सवाल नीट में आ चुका है, आप इसे याद कर लें कि द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। द मोस्ट रेजिस्टेंट नोन बायोलॉजिकल मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल इज स्पोरोपोलिनिन। ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं मिला जो स्पोरोपोलिनिन को डिकम्पोज कर दे। इसे पॉलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, यानी आपको हज़ारों साल पुराने पॉलन ग्रेन मिल जाएंगे, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होते। ख़त्म इसलिए नहीं होते कि अगर अंदर वाला सा मटेरियल ख़त्म भी हो जाएगा आपको एक्साइन मिल जाएगी। एक्साइन डिकम्पोज नहीं होती, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को बर्दाश्त कर लेती है, स्ट्रॉन्ग बेसिस को, एल्कलीज को बर्दाश्त कर लेती है, इसलिए आपको हज़ारों साल पुराने पॉलन ग्रेन मिल जाएंगे। अंदर वाली लेयर कहलाती है इंटाइन, और नॉर्मली जैसे सेल वॉल बनी होती है उसी मटेरियल से बनी हुई, यानी इंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन से। तो एक्साइन बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन से और इंटाइन बनी हुई है सेलुलोज एंड, शॉर्ट में लिख देता हूँ जगह कम है, सेलुलोज और पैक्टिन से। ठीक है। जब एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, इस बीच ये देखा जाता है कि इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा नीचे की साइड शिफ्ट हुआ है और इसके अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है, यानी कि अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा यहाँ पर, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। इस अनइक्वल माइटोटिक डिवीज़न की वजह से एक सेल बड़ा बनेगा और एक सेल छोटा बनेगा। जो बड़ा वाला सेल है वो कहलाता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा वाला सेल है वो कहलाता है जनरेटिव सेल, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन की वजह से। वेजिटेटिव सेल के अंदर आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस टेढ़ा मेढ़ा से, एनसीईआरटी में दिखाया कि लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है, अच्छा खासा साइटोप्लाज्म जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे वो इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर मौजूद है। एनसीईआरटी आगे लिखती है कि वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड है, जो कि देखने में आपको नजर आ रहा है स्पिंडल शेप्ड है ना। स्मूथ मसल्स का शेप भी स्पिंडल शेप बताया जाता है, वैसे ही शेप है ये। ऐसा देखने में लगता है कि जनरेटिव सेल फ्लोट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। आपको यहाँ जनरेटिव सेल दिखाया गया। बाद में ऐसा होता है कि ये जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट में टूट जाता है माइटोसिस के जरिए। किस में टूट जाता है? 2 मेल गैमीट में, 2 मेल गैमीट में। तो मुझे आपको बात ये बतानी थी कि अगर माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हुआ है, एक ऐसे पॉलन ग्रेन जिसमें 2 सेल नजर आ रहे हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, तो ये कहलाएगी इसकी 2 सेल्ड स्टेज। क्या कहलाएगी इसकी? 2 सेल्ड स्टेज। और जब जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट में टूट जाएगा वो कहलाएगी इसकी 3 सेल्ड स्टेज। अगर जब जनरेटिव सेल बाद में 2 मेल गैमीट कन्वर्ट हो जाएगा ये कहलाएगी इसकी 3 सेल्ड स्टेज। आगे एनसीईआरटी वाली बात बताई गई है कि इन 60% एंजियोस्पर्म ये देखा जाता है कि पॉलन ग्रेन शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में देखा जाता है कि पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में शेड होता है, यानी जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है कि वो स्टिग्मा पर लैंड करे, पॉलिनेशन जब होने वाला होता है, उस दौरान उस पॉलन ग्रेन के अंदर 2 ही सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है 60% एंजियोस्पर्म में। बाकी के रिमेनिंग 40% में देखा जाता है कि पॉलन ग्रेन शेड एट 3 सेल्ड स्टेज, यानी कि उनके अंदर
पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलने से पहले ही जनरेटिव सेल कन्वर्ट हो जाता होगा 2 मेल गैमीट में, यानी रिमेनिंग 40% के अंदर देखा जाता है पॉलन ग्रेन शेड एट 3 सेल स्टेज। एक बार और, इन 60% एंजियोस्पर्म ये देखा जाता है पॉलन ग्रेन इस कंडीशन में शेड होता है, उसमें एक सेल होगा वेस्टेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। बाकी के 40% एंजियोस्पर्म में देखा जाता है कि पॉलन ग्रेन शेड एट 3 सेल स्टेज, यानी पॉलिनेशन होने से पहले ही, एंथर में से पॉलन ग्रेन के निकलने से पहले ही उसी पॉलन ग्रेन के अंदर मेल जनरेटिव सेल से बन जाते हैं 2 मेल गैमीट। तो एक वेस्टेटिव सेल रह जाएगा, फिर 2 मेल गैमीट, जनरेटिव सेल कन्वर्ट हो जाएगा 2 मेल गैमीट के अंदर। इस 3 सेल स्टेज के अंदर रिमेनिंग 40% के अंदर पॉलन ग्रेन शेड होता है। क्या ये वाली बात आपको याद रहेगी? तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि 2 मेल गैमीट कौन से सेल से बनते हैं, तो आप बोलेंगे जनरेटिव सेल से। कैसे बनते हैं? माइटोसिस के जरिए। माइक्रोस्पोर कैसे बने थे? 4 माइक्रोस्पोर मियोसिस से बने थे। अब माइक्रोस्पोर क्योंकि मियोसिस से बना है, इसलिए माइक्रोस्पोर कैसा होगा? आप बोलेंगे हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड। इसी माइक्रोस्पोर के अंदर फिर हुआ ये अनइक्वल मैट्रिक्स डिवीजन, यानी हुआ माइटोसिस, 2 सेल बने, वेस्टेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब क्योंकि माइटोसिस हुआ, इसके अंदर वेस्टेटिव सेल भी होगा हैप्लॉइड और जनरेटिव सेल भी होगा हैप्लॉइड। और इस हैप्लॉइड जनरेटिव सेल के अंदर जब माइटोसिस हुआ, बने 2 मेल गैमीट, तो इसका मतलब मेल गैमीट भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। वैसे आपको पता है गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। क्या ये वाली बात आपको याद रहेगी? ठीक है ना। इधर बाहर से जब पॉलन ग्रेन को देखा जाता है, इन पर बेहतरीन डिज़ाइन और खूबसूरती हमें नज़र आती है। एनसीईआरटी में से जस्ट ऊपर डायग्राम दिखा रखा है, पिछली वीडियो हमने बात की थी कि पॉलन एक्साइन शोज एंड फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। इसमें काफ़ी सारे पैटर्न डिज़ाइन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, डाइकॉट प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें 3 सुराख नज़र आते हैं। एक्साइन में बाहर 3 सुराख नज़र आते हैं, उन्हें बोला जाता है जर्मपोर। क्या बोला जाता है? जर्मपोर। सवाल ये पूछा एनसीईआरटी ने, जर्मपोर का क्या फ़ायदा होता होगा? अब जैसे कि एक्साइन इतनी सख्त है कि इसे तो कोई केमिकल एसिड बेस, कोई एंजाइम ही डिकम्पोज नहीं कर सकता, तो जब ये पॉलिनेशन के बाद लैंड करता होगा स्टिग्मा पर, तो एक नाजुक सी पॉलन ट्यूब जो कि इंटाइन की ओवर ग्रोथ से ही बनती है, वो कैसे उसे तोड़ के बाहर आ जाएगी? तो अल्लाह ताला पहले से ही एक्साइन के अंदर सुराख रखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जर्मपोर। उन्हीं सुराख से पॉलन ट्यूब निकलती है और फिर वो 2 मेल गैमेट ले जाके उधर एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है। एक मेल गैमेट फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ और एक फ्यूज करता है एग सेल के साथ, तब जाके डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अंदर हो पाता है। एनसीईआरटी ने आगे ये भी बात की है कि पॉलन ग्रेन निकलने के बाद उसकी लाइफ कितनी रहेगी, वायबिलिटी कितनी रहेगी, ये डिपेंड करता है उस वक्त के टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, और इसके अलावा स्पीशीज़ पर भी डिपेंड करता है। जैसे गेहूँ चावल के पॉलन ग्रेन लॉसेस देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, यानी पॉलन ग्रेन एंथर से निकलने के बाद गेहूँ चावल के आधे घंटे के अंदर ही बेकार हो जाते हैं। हालांकि जब आप सोलानेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सरल से आप याद कर सकते हैं, एस से सोलानेसी, आर से रोजेसी, एल से लेग्यूमिनोसी, इन प्लांट्स के, इन फैमिलीज़ के पॉलन ग्रेन्स जो हैं मेंटेन्स देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स, कई महीनों तक भी ये ख़राब नहीं होते हैं। एक और बहुत शानदार सी बात एनसीईआरटी ने कवर की, कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं कि उनसे लोगों को पॉलन एलर्जी होती है। मतलब हवा के अंदर जब भी पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, वैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं तो बहुत छोटे से 25 से 50 माइक्रोन का साइज़ है, तो जब उन्हें इनहेल करने के बाद लोगों को ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, ब्रोंकियल एलर्जी होने लगती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। जैसे अभी फिलहाल काफ़ी सारे लोगों को इधर मई के महीने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और ज़्यादातर लोगों को ब्रोंकियल एलर्जी हवा में मौजूद पॉलन ग्रेन्स की वजह से ही हो रही है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हालांकि पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो वेस्टेटिव सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो इन पॉलन ग्रेन्स को टैबलेट्स और सिरप की शक्ल में मार्केट में अवेल कराया गया है ताकि लोग इन्हें पिएं और इनसे एनर्जी हासिल कर सकें। अब देखा ही भी गया प्रैक्टिकली कि अगर एथलीट्स को, रेस हॉर्सेस को इन पॉलन ग्रेन्स के मटेरियल को, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को अगर दिया जाता है तो वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करते हैं। पॉलन ग्रेन्स से क्योंकि मेल गैमीट बनते हैं, तो जिस तरीके से आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर सुना था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, यानी कि सीमेन को स्टोर करके पहले रखा जाता होगा, ऑफ कोर्स -196 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, वरना ऐसे तो स्पर्म खराब हो जाएंगे। उसी तरीके से सीड बैंक के अंदर सीड को रखा जाता है, स्पर्म बैंक के अंदर स्पर्म को रखा जाता है, और पॉलन बैंक के अंदर पॉलन ग्रेन्स को रखा जाता है बहुत लंबे समय तक, ताकि वो ख़राब ना हो। पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया जाता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज़ को बहुत लो टेम्परेचर स्टोर किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल -196 डिग्री सेल्सियस, तो इसे क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पर यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, पॉलन ग्रेन्स स्फेरिकल होते हैं एंड मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोन इन डायमीटर। इससे पहले बात हुई थी हमारी येलोइश की, तो एक पूरी लाइन आप याद करेंगे, पॉलन ग्रेन्स आर येलोइश, स्फेरिकल एंड 25 से 50 माइक्रोन इन डायमीटर। एक बेहतरीन सवाल एनसीईआरटी से बन सकता है। इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्ड वॉल होती है। द हार्ड आउटर लेयर दैट इज द एक्साइन, बाहर वाली लेयर काफ़ी हार्ड है।
हार्ड आउटर लेयर को बोला जाता है एक्साइन एंड इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। बहुत बार ये सवाल आ चुका है, आप इसे यहीं याद कर लें कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज नहीं होता, डेग्रेड नहीं होता, मोस्ट रेजिस्टेंट नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल, सब में आप आंसर लगाएंगे स्पोरोपोलिन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये सवाल कॉम्पिटिशन में कई बार आ चुका है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को एंड एल्कली बेसिस को भी बर्दाश्त कर लेता है। ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं मिला है, नो एंजाइम दैट डेग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं मिला है जो कि स्पोरोपोलिन को डिसॉल्व कर दे, डाइजेस्ट कर दे। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन है उसमें सुराख होते हैं, प्रोमिनेंट एकदम क्लियर कट दिखने वाले अपर्चर यानी सुराख होते हैं, कहलाते हैं जर्म पोर। जर्म पोर जनरली 3 सुराख होते हैं, इसलिए ट्राइकॉल्पेट भी पॉलन ग्रेन्स को बोला जाता है डाइकॉट्स के। वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, ये लाइन से सवाल आया हुआ है, ये जो सुराख है वो जगह वहाँ लिखा होगा स्पोरोपोलिन थिन होती है, आप बोलेंगे नहीं एब्सेंट होती, स्पोरोपोलिन होती नहीं, बिल्कुल सुराख होता है हर पार। तो स्पोरोपोलिन एक्साइन में नहीं होती, उन सुराख को बोला था जर्म पोर। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, पॉलन ग्रेन को हम फॉसिल्स की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होते, क्या कहना चाहिए इनको, डेग्रेड ही नहीं होते, है ना, क्यों डिकम्पोज ही नहीं होते, क्योंकि स्पोरोपोलिन खराब नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। द एक्साइन एग्जिबिट है फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न डिज़ाइन, ऊपर ही एनसीईआरटी में डायग्राम में दिखा रखा है इन्होंने, एक्साइन में काफ़ी सारे पैटर्न और डिज़ाइन नज़र आते हैं। आगे एनसीईआरटी से बच्चों से सवाल किया गया एनसीईआरटी द्वारा, व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, एक्साइन हार्ड क्यों होनी चाहिए? तो एक्साइन हार्ड इसलिए होनी चाहिए कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से पॉलन ग्रेन को बचा सके। सख्त होगी तो सख्ती दिखाएगी ना अपनी, तो पॉलन ग्रेन को बचा के रखेगी। अंदर मेल गैमीट वाला मामला, जनरेटिव सेल खराब हो जाएगा तो गैमीट ही नहीं बन पाएंगे, पॉलन ग्रेन ही बेकार हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? तो जर्म पोर वो एरियाज हैं जहाँ से कि पॉलन ट्यूब निकलती है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। ये सवाल भी कंपटीशन में आ चुका है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? इलोंगेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब किससे बनती है? ओवर ग्रोथ ऑफ इंटाइन से, इंटाइन ही लंबी होकर पॉलन ट्यूब बन जाती है। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज इंटाइन, इसी की बात चल रही थी हमारी, ये बनी, इट इज अ थिन कंटिन्यूअस लेयर, मतलब इसमें सुराख नहीं है, एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, जैसे सेल वॉल बनी होती है उसी तरह की मटेरियल से बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टिन से। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, इट कंटेन 2 सेल, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। ये सवाल कंपटीशन में आ चुका है, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर कितने सेल होते हैं? तो आप बोलेंगे मैच्योर, एनसीईआरटी के हिसाब से आप जवाब देंगे मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक कहलाता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, काफ़ी सारा इस पर फूड मटेरियल जमा होता है, एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। और एनसीईआरटी में काफ़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा सा न्यूक्लियस बनाया ताकि बच्चा देख के ही याद कर ले कि लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का। The generative cell is small, generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell, और ये फ्लोट करता हुआ दिखता है इन द साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप, ये आप याद रखेंगे, जनरेटिव सेल का शेप दिखा रखा है स्पिंडल शेप, कैसा होता है स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, का साइटोप्लाज्म डेंस होता है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म में देखा जाता है कि द पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज, पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं 60% एंजियोस्पर्म। तो आपसे ये भी पूछेगा 2 सेल वो कौन कौन से, आप बोल देंगे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इन द रिमेनिंग स्पीशीज, यानी कि बाकी 40% देखा जाता है कि पॉलिनेशन होने से पहले ही जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के जरिए और 2 मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाता है बिफोर द पॉलन ग्रेन्स आर शेड, यानी ये बन गई 3 सेल स्टेज। तो रिमेनिंग 40% प्लांट्स के अंदर देखा जाता है कि पॉलन ग्रेन शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। तो अगर एक जनरल सवाल आता है कि पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट, तो आपको एक आंसर जनरल लगाना होगा 2 to 3 सेल स्टेज, क्योंकि 2 सेल्ड स्टेज पर भी हो जाता है, 3 सेल्ड स्टेज पर भी हो जाता है। परसेंटेज से अगर सवाल आएगा तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज। परसेंटेज भी सवाल नहीं है, जनरल सवाल है कि ड्यूरिंग पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन शेड एट, तो आप आंसर लगाएंगे 2 to 3 सेल्ड स्टेज। ठीक, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीविल एलर्जीज, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स ऐसे हैं उनसे सीविल एलर्जी हो जाती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और यहाँ इन्होंने जिक्र किया पार्थेनियम प्लांट का, जो कि इंडिया के अंदर पहले नहीं था, बाहर से गेहूं इंपोर्ट हुआ था, उसके साथ पार्थेनियम के सीड आ गए और फिर वो धीरे धीरे पूरे ही हिंदुस्तान के अंदर फैल गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत जिस प्लांट के पॉलन ग्रेन से होती है वो यही है पार्थेनियम, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पूरा नाम है। बहुत बार सवाल इससे आ चुका है कंपटीशन में, नाम आप याद रखेंगे पार्थेनियम को कैरेट ग्रास भी बोला जाता है।
एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इट मे मेंशन दैट पार्थेनियम, पूरा नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, दूसरा नाम है इसका कैरेट ग्रास, हैज दैट केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट। तो ये लाइन आपसे पूछ लेगा वो कि पार्थेनियम इंडिया के अंदर कैसा आया, एज अ कॉन्टामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट, बाहर से गेहूं हिंदुस्तान आया था, उसी के साथ मिलकर ये आ गया। हैज़ बिकम यूबिक्यूटस, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये फैल गया। इन अकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी, और लोगों को इससे दिक्कत होने लगी। थोड़ा सा इन्होंने डायग्राम के जरिए चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि जैसे इंग्लैंड यहाँ लिखा हुआ है बी पॉलन, यहाँ पर हमें ये पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट्स और सिरप्स नज़र आ रहे हैं, और ये इन्होंने समझाने की कोशिश की है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनके अंदर होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आजकल ये फैशन सा बन गया कि लोग एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट को कहने का मतलब ये होता है कि आप जितना खाना खाते हैं, जब आप उससे अगर आपको उतने न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं जितने की आपको ज़रूरत है, अगर आपका हैवी फिजिकल वर्क है जैसे कि एथलीट्स वगैरह हैं, रेस हॉर्सेज हैं, तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो इनसे पूरी की जा सकती है। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट्स। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and the race horses. ये लाइन आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी में दे रखी, तो हो सकता है ट्रू फॉल्स में पूछ ले, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए पॉलन ग्रेन्स की जो टैबलेट सिरप एज ए फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्लेम किया गया कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाती है जिनको कि पॉलन टैबलेट्स या पॉलन सिरप्स दिए जाते हैं। आगे देख, when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. जब pollen grains shed होते हैं एंथर से, तो viability लॉस होने से पहले ही उन्हें स्टिग्मा पर लैंड कर देना चाहिए। viability कहने का मतलब है pollen grain के अंदर ability to form pollen tube, जिससे कि फिर fertilization हो। आगे बताया ना, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी, आपको क्या लगता है पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी होती होगी? तो एनसीईआरटी में आगे बताया गया है ये डिपेंड करता है उस वक्त के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर, और आगे इन्होंने बातों बातों में ये भी समझाने की कोशिश की कि ये स्पीशीज़ पर भी डिपेंड करता है, क्यों गेहूं चावल के पॉलन ग्रेन्स लॉसेज देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। और इसके अलावा प्लांट्स ऑफ द फैमिली सरल, सोलानेसी, रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी मेंटेन्स देयर वायबिलिटी ऑफ 2 months, तो कुछ के आधे घंटे में ही ख़राब हो जा रहे हैं और कुछ के कई महीने तक भी ख़राब नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये प्लांट स्पीशीज़ पर भी डिपेंड करता है। The period for which the pollen grain remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and the humidity. तो ये लाइन वो पूछ सकता है कि viability pollen grain की किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर, प्रीवेलिंग उस वक्त के। इन सम सीरियल्स, कुछ अनाज में जैसे कि गेहूं और चावल, राइस एंड व्हीट, pollen grains loss viability within 30 minutes of their release। बहुत बार ये लाइन कंपटीशन में आ चुकी है, आप इसे यहीं याद कर लीजिए। गेहूं चावल के pollen grain losses their viability within 30 minutes of their release and in some members यानी कि plants of the family Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae they maintain viability for months। ये लाइन भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसे याद कर लें। गेहूं, Rosaceae, Leguminosae और Solanaceae के प्लांट्स, इस फैमिली के प्लांट मेंटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स। You may have heard of storing the semen, sperms of many animals, including humans, for artificial insemination। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बात हुई थी हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए पहले से ही सीमेन को या स्पर्म्स को स्टोर करके रखा जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, बिल्कुल ऐसे ही पॉलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखा जाता है सालों तक, यानी ये ख़राब नहीं होते, फिर वो नॉर्मल तरीके से अगर हवा में छूटेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। अगर आप स्पेशल टेक्निक के साथ रखें तो आप इन्हें सालों तक महफूज करके रख सकते हैं, जैसे कि स्पर्म्स को महफूज करके रखा जाता है। वैसे आपको उधर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया गया था कि स्पर्म इजैकुलेशन के बाद उनकी लाइफ 2 से 3 दिन रह जाती है, 48 to 72 आवर्स, लेकिन आप सालों तक के लिए आप उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। उसके लिए उसे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, इसे क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है। यही उन्होंने पॉलन ग्रेन के बारे में बताया। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, और इसे बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में लास्ट में इसके बारे में जिक्र हुआ है। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, और फिर इन्हें ज़रूरत के तहत हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीड बैंक से सीड लेकर इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे ही पॉलन बैंक से पॉलन ग्रेन्स लेकर इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ही शानदार पैराग्राफ था, आप इसकी कई बार रीडिंग लगाएं, एक एक लाइन को समझें, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी ज़रूर लगाएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ कैसे लग रही है। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। खुदा हाफिज़।